जय हिंद। मैं नीरज चौधरी फिजिक्स बिहार से, और आज का जो क्लास होने वाला है ये क्लास मॉडर्न फिजिक्स का होने वाला है। और ये मॉडर्न फिजिक्स का ये तीसरा क्लास होगा। और बच्चा लोग इस क्लास को ध्यान से देखना, अच्छा से देखना। मॉडर्न फिजिक्स अकेला 22 मार्क्स का आता है और ये एग्जाम में हमेशा ये कुछ सालों से डबल हो रहा है। ये बहुत अच्छा ब्रांच होता है, फिजिक्स का होता है। चलो क्लास पे चलते हैं। मेरा टॉपिक बच्चा बोल रहा है डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य बोल रहा है, डी ब्रॉगली। अब देखो डी ब्रॉगली क्या था। तो सबसे पहले द्रव्य तरंग मतलब बोलेंगे का मतलब प्रकाश के पास में दो तरह का नेचर होता है। प्रकाश तरंग भी होता है और प्रकाश जो होता है वो तुम्हारा कण भी होता है। जब प्रकाश कण की तरह व्यवहार करता है तो प्रकाश तरंग की तरह व्यवहार नहीं करेगा, और जब प्रकाश तरंग की तरह व्यवहार करेगा तब प्रकाश कण की तरह व्यवहार नहीं करेगा। इसमें क्या था, कई वैज्ञानिकों का ये मतलब मत था। सबसे पहले न्यूटन बताया था कि प्रकाश कण की तरह व्यवहार करता है, न्यूटन बताया था। लेकिन उसके बाद हाइगेंस आया और हाइगेंस क्या बोला कि प्रकाश कण नहीं प्रकाश तरंग की तरह व्यवहार करता है। अब न्यूटन में हाइगेंस में झगड़ा हो गया। उसके बाद क्या था कि मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी लेके आया और उन्होंने बताया कि प्रकाश जो है वो कण की तरह व्यवहार करता है। अब मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत का पुष्टि कर दिया, अल्बर्ट आइंस्टाइन कर दिया कि प्रकाश कण की तरह व्यवहार करता है। तो अब यहाँ पे कण में क्या 3 वैज्ञानिक था और तरंग में सिर्फ हाइगेंस था। तो एक वैज्ञानिक था जो तुम्हारा था मैक्सवेल था, जो विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत लेके आया और उन्होंने बोला कि प्रकाश तरंग की भांति व्यवहार करता है। अब 3 वैज्ञानिक हो गए कण में, 2 वैज्ञानिक हो गए तरंग में। तो कहीं ना कहीं सभी ने अपना अपना सिद्धांत दिया। तो अब दो प्रकाश कण है या तरंग है ये क्लियर नहीं हो रहा था। तो वहीं पर डी ब्रॉगली आए और डी ब्रॉगली का बोलना था कि प्रकाश कण की तरह व्यवहार करता है और प्रकाश तरंग की तरह भी व्यवहार करता है। जिस समय प्रकाश कण की तरह व्यवहार करेगा उस समय तरंग की तरह नहीं करेगा, और जब तरंग की तरह करेगा तब प्रकाश कण की तरह व्यवहार नहीं करेगा। तो यानी कि सबसे पहले द्रव्य तरंग के बारे में बताने वाला वैज्ञानिक डी ब्रॉगली था, ये याद रखना। द्रव्य तरंग के बारे में सबसे पहले कौन बताया था? तो बच्चा सबसे पहले तुम्हारा बताया था डी ब्रॉगली बताया था। अब देख, इन्होंने यह भी बताया कि जब प्रकाश कण की भांति व्यवहार करेगा तो उसके पास केवल कणीय प्रवृत्ति का गुण होगा। देख, जब कण की तरह व्यवहार करेगा तो उसके पास किस प्रकार का गुण होगा? तो कणीय प्रवृत्ति का गुण होगा। लेकिन जब प्रकाश किसकी तरह? तरंग की भांति व्यवहार करेगा तो उसके पास केवल तरंग प्रवृत्ति का गुण होगा। यानी ये बात बताने वाला सबसे पहला वैज्ञानिक कौन था? तो बच्चा तुम्हारा कौन था? डी ब्रॉगली था। यानी डी ब्रॉगली बोला कि प्रकाश दोनों तरह का गुण दिखाता है, लेकिन जब तरंग की तरह गुण दिखाएगा तो प्रकाश किरण की तरह यानी कि कण की तरह नहीं दिखाएगा, और जब कण की तरह दिखाएगा तब प्रकाश तरंग की तरह नहीं दिखाएगा। जैसे बताता हूँ, घर में जब तुम बॉल मारोगे ना तो प्रकाश क्या होता है? चारों ओर फैलता है। तो फैलने का काम तो तरंग का होता है, तो उस समय प्रकाश तरंग की तरह व्यवहार करता है। लेकिन जब तुम लेजर लाइट को मारते हो तो उसमें क्या प्रकाश सीधा रेखा में चलता है, और सीधा रेखा में कौन चलता है? कण चलता है। तो उस समय प्रकाश अपना कण वाला प्रवृत्ति गुण दिखाता है। तो लेजर लाइट का प्रकाश फैलता नहीं है, सीधा जाता है। और घर में जो बॉल लगाते हो वो प्रकाश क्या होता है? सीधा नहीं जाता, वो प्रकाश फैलता है। इसका मतलब प्रकाश के पास दोनों तरह का गुण पाया जाता है। अब आगे देखो, मुझे क्या निकालना है बच्चा? तो टॉपिक क्या है? डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य। मतलब मुझे डी ब्रॉगली का जो तरंगदैर्घ्य है बच्चा, मुझे वो निकाल के बताना है। तो देख ध्यान से, इसका सब बच्चा लोग कॉपी कर लोगे अपना, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे। रुक जा, खुलेगा। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे। आगे आओ, नेक्स्ट टॉपिक देख क्या बोल रहा है। मतलब डी ब्रॉगली का जो तरंगदैर्घ्य हम लोग वो निकालते हैं, ध्यान से देखना। देख, प्रकाश के फोटॉन की ऊर्जा, ध्यान से देखना बोले, की ऊर्जा, प्रकाश के फोटॉन की ऊर्जा E बराबर कितना होता है बोले? h न्यू होता है। प्रकाश के फोटॉन की ऊर्जा कितना होता है? E बराबर h न्यू होता है। अब याद करते बोले आइंस्टीन का सापेक्षता के सिद्धांत से
तो आइंस्टीन का जो सापेक्षता का सिद्धांत था उसमें बोला गया था E बराबर कितना होता है mc का स्क्वायर, ये होता है आइंस्टीन का ये सापेक्षता का सिद्धांत है। तो यहाँ पर लगा दे mc का स्क्वायर बराबर h न्यू लगा दे, h न्यू लगा दे। यहाँ से लिख सकता है कि mc इंटू सी बराबर h न्यू करने में कोई दिक्कत है। अब देख तो वो अरे ये जो mc है, mc जो दिख रहा है तो P बराबर m भी लिख सकता है इसी को तू mc भी लिख सकता है। तो यहाँ पर क्या कर दिए P इंटू सी बराबर h न्यू कर दिए। एक फॉर्मूला आता है न्यू बराबर c बाय लेमडा होता है। न्यू बराबर कितना, c बराबर लेमडा। न्यू क्या, प्रकाश की आवृत्ति बराबर प्रकाश का चाल अब बट्टा होता है प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है। तो यहाँ देख तो P हो गया c का मान कितना दे देगा, सॉरी P इंटू सी बराबर h हो गया इंटू न्यू का मान बचा कितना देगा c बाय लेमडा। तो देख c से c तुम्हारा कट गया तो P बराबर बउआरी कितना हो गया h बाय लेमडा हो गया, h बाय लेमडा। और अगर यहाँ से बचा तो क्या करेगा लेमडा का मान निकाल लेगा तो ये तुम्हारा हो जाएगा h बाय पी हो जाएगा। यहाँ से देख तो लेमडा इसका लो कितना h बाय पी। मुझे क्या है डी ब्रॉगली का जो तरंग दैर्घ्य होता है मुझे वो लेमडा का फॉर्मूला मुझे निकालना है। अब इसके आगे देखना, यहाँ से तू याद रखना कि P बराबर कितना होता है बच्चा रे h बाय लेमडा होता है, या लेमडा बराबर कितना होता है तो h बाय पी होता है। अब देख प्रकाश के कण की गतिज ऊर्जा, प्रकाश के कण की गतिज ऊर्जा, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2m इंटू कितना c स्क्वायर। देखना v स्क्वायर था, यहाँ प्रकाश का चर्चा हो रहा है और प्रकाश का चाल कितना होता है, प्रकाश का चाल तो c होता है। यहाँ से कर ले 2k बराबर m इंटू कितना हो गया c स्क्वायर हो गया, m इंटू c स्क्वायर। अब बच्चा देख तो ध्यान से इसको लिख सकता है 2k बाय m इजिकल टू कितना हो जाएगा c का स्क्वायर हो जाएगा। अगर बच्चा तो यहाँ से c निकाल देगा, अगर बउआ यहाँ से तू लोग c निकाल देगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 2k, अब बाय कितना हो जाएगा 2k बाय m, ये तुम्हारा यहाँ से c हो गया। c मतलब प्रकाश का चाल। अब देख तो बच्चा रे चूंकि तू लोग क्या निकाल चुका है पहले से, तो p बराबर h बाय लेमडा है, p बराबर h बाय लेमडा, p बराबर कितना था h बाय लेमडा था, तो यहाँ से अगर या लेमडा बराबर कितना था तो लेमडा बराबर दिया हुआ था h बाय पी दिया हुआ था, तो लेमडा इज इक्वल टू h। अब बच्चा रे p को तो क्या लिख सकता है, p को तो लिख सकता है m इंटू सी लिख सकता है, p को m इंटू सी लिख सकता है। अब यहाँ से बउआ देख तो कि लेमडा इज इक्वल टू h बाय m इंटू सी है, तो देख तो ध्यान से m को छोड़ दे तो m को ज्यों का त्यों रख i इंटू में c बोला ना, c बराबर कितना है रूट में 2k बाय m है, तो यहाँ पर लगा ले कि रूट में 2k, अब बाय में क्या दे दिया बाय में m आ गया जो बात है। अब देख यहाँ भी m, यहाँ पे इसको ऐसे लिखे लेमडा बराबर h बाय रूट में m गुना में रूट में m गुना में इसको ऐसे लगाए रूट में 2k, अब बट्टा बउआ रे इसको ऐसे लिख दे बट्टा में रूट में m। ए ना करने में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देख तो m से तो m एगो कट गया, देखना मैंने क्या किया m को लिखा रूट m इंटू रूट m यहाँ से कर दिया, तो लेमडा जो होगा यहाँ से h बाय, देख दोनों रूट में है तो इसको लिख सकता है 2m इंटू में k लगा सकता है, k मतलब और गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पर किसका प्रकाश के कण का गतिज ऊर्जा का चर्चा हो रहा है। अब हम लोग बच्चा ले देखो तो k को लिख सकते हैं q इंटू भी, याद रखना q इंटू भी, ये भी तो ऊर्जा होता है ना, w बराबर कितना q भी होता है ना, तो ये भी मेरा ऊर्जा हो गया। तो q को मैं लिखा q इंटू भी, तो लेमडा इज इक्वल टू मैं लिख दिया h बट्टा में रूट में 2m ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इंटू में k को क्या लिखेंगे q इंटू लगा देंगे भी। ये तुम्हारा डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला हो गया, यही हो गया डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य हो गया, डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य
यही डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य का बच्चा फॉर्मूला होगा। ध्यान से देख ले भाई, जब भी एग्जाम में पूछेगा डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य का निम्नलिखित में से सूत्र होता है, तो याद रख h/√में 2me इंटू क्यू इंटू भी होता है। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब मुझे क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य निकालना है। मतलब मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रॉन के लिए किसका वैल्यू निकालना है, लेमडा का वैल्यू निकालना है। तो देख तो भाई कि लेमडा का फॉर्मूला कितना होता था, h/रूट में 2 m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन q इंटू कितना भी, यही लेमडा का फॉर्मूला होता है। तो वो यहाँ पर देख तो h क्या होता है, h होता है प्लैंक नियतांक होता है। तो प्लैंक नियतांक का मान कितना बच्चा, ये होता है 6.625 और 10 के पावर -34 जूल इंटू सेकेंड होता है। ये प्लैंक नियतांक का वैल्यू होता है। यहाँ देख रहा है me मतलब बच्चा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 गुना 10 के पावर -31 kg हो गया, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया। क्यू जो देख रहा है बुआरे, यहाँ पर तो आवेश हो गया, ये आवेश हो गया। तो बच्चा इलेक्ट्रॉन के लिए है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश अगर बोलेगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश बोलेगा तो ये कितना, ये बच्चा हो जाता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम यूज करना है। इसके बाद देखो V मतलब होता है विभव होता है, ये विभव होता है, ये तुम्हारा विभव हो गया, ये विभव हो गया, V मतलब ये विभव हो गया। अब देख, अगर तू बच्चा रे सबका मान अगर तू इसमें डाल देगा, अगर तू सबका मान डाल देगा बच्चा, तो यहाँ से लेमडा का जो मान होगा, सभी का मान रखने पर तो रख देगा, लेमडा का मान होगा बच्चा 12.27/√v इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। सॉरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होगा, एंगस्ट्रॉम होगा। ये एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। अगर तू बच्चा सबका मान डाल देगा तो इतना एंगस्ट्रॉम होगा। यानी डी ब्रॉगली जो तरंग दैर्घ्य निकाला था, तो इसमें लेमडा का वैल्यू कितना 12.27/√v एंगस्ट्रॉम होता है। अगर तू बच्चा चाहता है इसको, देख बच्चा ध्यान दे, तो लेमडा जो आया 12.27√v एंगस्ट्रॉम चला आया, ये इलेक्ट्रॉन का ये तरंग दैर्घ्य होता है। अब एक वैज्ञानिक था बुआरे जर्मर तथा डेविस ने इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने के लिए 54 वोल्ट का प्रयोग किया। देख, जर्मर और डेविस दो वैज्ञानिक था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनका अपना अलग प्रयोग था। उसमें इन्होंने क्या किया कि भाई इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ ज्ञात करने के लिए, इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने के लिए कितना वोल्ट का उपयोग किया, तो 54 वोल्ट का उपयोग किया। बात समझ रहे हैं? तो जब इसमें बचा, जब तू 54 वोल्ट तू डाल देगा, तो लेमडा बराबर 12.27 अब बट्टा में रूट में कितना 54 वोल्ट अगर तू डाल दिया एंगस्ट्रॉम, तो ये तेरा लेमडा का वैल्यू आ जाएगा 0.167 एंगस्ट्रॉम चलाएगा। ये बच्चा तू लोग याद कर लोगे। देख, ये बच्चा तू लोग याद कर लेना। इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ इतना होता है, ये इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्घ्य है। इलेक्ट्रॉन का ये क्या है, तरंग दैर्घ्य है।
ये इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्घ्य हो गया, इलेक्ट्रॉन का ये हो गया। लेकिन उसमें भी का मान पता नहीं था, तो भी का मान कौन दिया भाई? जर्मर और डेविस दिया। तो इन्होंने जब इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्घ्य ज्ञात किया तो उसके लिए कितना वोल्ट का यूज़ किया? 54 वोल्ट। याद रखना कि जर्मर और डेविस जो वोल्ट का यूज़ किया था वो कितना था? 54 वोल्ट का था। और जब 54 वोल्ट डाला तो उसका इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ कितना आ गया? तो ये आ गया 0.167 एंगस्ट्रॉम आ गया। मतलब ये भी क्या है? तो ये भी है इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्घ्य हो गया। तो बच्चा रे वो सब फॉर्मूला था और ये इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल तरंग दैर्घ्य का जो था वो तुम्हारा मान हो गया। बात समझ रहे हैं? चल इसका बच्चा स्क्रीनशॉट ले ले। चलो आगे आता हूं, आगे देख आगे क्या बोल रहा है। नेक्स्ट टॉपिक बच्चा देख क्या बोल रहा है। नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा बोल रहा है बच्चा, ये कह क्या रहा है? कीप चेंज। हाँ देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या बोल रहा है। ये सब प्रयोग तो पढ़ा दिए थे नहीं। धातु से प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम आरही तो नहीं हुआ था। हाँ चल डी ब्रॉगली हो गया। अब अगला देखो, नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा बच्चा क्या बोल रहा है। ये टॉपिक तुम्हारा कह रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम बोल रहा है। प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम का देखिए नियम क्या होता है। तो किसी धातु से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, कोई धातु से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होता है वो प्रकाश की आवृत्ति पर नहीं निर्भर करती है। वो प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, तीव्रता पर नहीं। मतलब कोई धातु से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसका जो गतिज ऊर्जा होता है, अधिकतम गतिज ऊर्जा, वो प्रकाश के किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। वो प्रकाश के तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। ये तुम्हारा जो हो गया वो प्रकाश विद्युत प्रभाव का पहला नियम हो गया। ध्यान रखना इस सब चीज़ को। प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा देखो, किसी धातु से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का जो दर होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने का जो दर होता है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। मतलब किसी धातु से कितना फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसका जो दर है वो किस पर निर्भर करता है? तीव्रता पर निर्भर करता है बच्चा रे, और वो आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। ऊपर में क्या बोला था? गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करता है? तो गतिज ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करता है, तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। लेकिन जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने का जो दर है वो किस पर निर्भर करता है? तीव्रता पर, वो आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। अगला देखो तीसरा क्वेश्चन, मतलब तीसरा नियम देखो, यदि किसी धातु पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम हो तो उस धातु से फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। यानी कि यदि किसी धातु पर जो प्रकाश जो मान लीजिए कोई धातु है, इस धातु पर जो प्रकाश जब आपतित होगा तो प्रकाश की जो आवृत्ति है अगर देहली आवृत्ति से कम है तो इस धातु से कोई फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होने वाला है। फोटो इलेक्ट्रॉन तभी निकलेगा जब प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। चौथा देखो, आपतित प्रकाश तथा धातु से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के बीच का जो समय होता है वो बच्चा कितना होता है? नगण्य। मतलब प्रकाश जैसे इस धातु पर पड़ेगा तुरंत इस धातु से क्या निकलेगा? फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना चालू हो जाता है। मतलब कि प्रकाश आने तथा फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने के बीच का जो समय अंतराल है, टाइम पीरियड है, वो हमेशा कितना होता है? नगण्य होता है। याद रखना। नोट देखो, प्रकाश विद्युत धारा क्या होता है कि अगर फोटो इलेक्ट्रॉन जो हुआ, मान लो यहाँ से कोई धातु है, ये कोई धातु है, इस धातु से क्या बच्चा निकला? फोटो इलेक्ट्रॉन। ऐसे फोटो इलेक्ट्रॉन निकला, ऐसे फोटो इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से प्रकाश आया था, ऐसे प्रकाश आया था। अगर बच्चा इसके ठीक सामने तू कोई कलेक्टर लगा दे, कोई कलेक्टर, मतलब ये संग्राहक हो गया, संग्राहक लगा दे, इस संग्राहक को ऐसे जोड़ देगा तो प्रकाश धारा क्या होगा कि संग्राहक के थ्रू कहाँ चल जाएगा? परिपथ में। मतलब ये फोटो इलेक्ट्रॉन संग्राहक इसको जमा कर लेगा और जमा करके कहाँ भेज देगा भाई? परिपथ में। तो यही क्या कहला जाएगा? यही तुम्हारा कहला जाएगा प्रकाश धारा कहला जाएगा। बात समझ रहे हो? ये तुम्हारा प्रकाश। अब यहाँ पर तू क्या कर, एक बॉल को लगा दे, ऐसे करके बॉल को लगा दो, इसको तू अर्थिंग कर दे। बता ये बॉल जलेगा कि नहीं? बॉल बिल्कुल जलेगा भाई। सर्किट तुम्हारा क्या है? कंप्लीट है जो बात है। ठीक है। तो बोला प्रकाश विद्युत धारा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, प्रकाश की इंटेंसिटी पर निर्भर करती है, तीव्रता पर। तीव्रता जितना अधिक होगा, तीव्रता जितना ज़्यादा होगा बच्चा, प्रकाश धारा का मान क्या होगा? उतना अधिक होगा जो बात है। बात समझ रहे हैं कि प्रकाश धारा का मान प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। जितना प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी प्रकाश धारा का मान उतना ही ज़्यादा होगा जो बात है। ठीक है।
स्क्रीनशॉट ले इसका स्क्रीनशॉट ले भाई। आगे चलो, आगे चलता हूं। नेक्स्ट टॉपिक देख। नेक्स्ट टॉपिक बोल रहा है कि लेकिन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट तुम्हारा बोल रहा है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि धातु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन सतह से ही क्यों होता है। धातु से इलेक्ट्रॉन का जो उत्सर्जन होता है वो कहां से बोल रहा है, सतह से ही काहेला होता है, क्योंकि बच्चा पृष्ठीय अवरोध कहां काम करता है, सतह पे काम करता है, इसलिए धातु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कहां से होता है, तो धातु के सतह से होता है। देखिए यहां लिखा हुआ है, किसी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन इसलिए होता है क्योंकि पृष्ठीय अवरोध धातु के सतह पर ही कार्य करता है, इसीलिए उत्सर्जन कहाँ होता है, तो धातु के सतह से होता है। बात समझ रहे हैं। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि धातु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन सतह से ही क्यों होता है, तो ये इसका रीजन था। ठीक है, आगे आ जाओ। नेक्स्ट टॉपिक देख। नेक्स्ट टॉपिक बच्चा बोल रहा है कि देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या बोल रहा है, इस सिलेक्ट रहेगा हीप चेंज। हाँ देख बच्चा, यहां कह रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रयोगात्मक अध्ययन तथा लेनार्ड का प्रयोग, यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का एक प्रयोग किया गया, और ये प्रयोग नॉर्मली कौन किया, लेनार्ड किया था, लेकिन लेनार्ड के साथ साथ एक वैज्ञानिक और था जिसका नाम था मिलिकन, दोनों मिल के ये प्रयोग किया था। तो देख ध्यान से, कह रहा है कि लेनार्ड तथा मिलिकन ने एक प्रयोग के आधार पर प्रकाश धारा के बारे में जानकारी प्राप्त किया। अब देख प्रकाश धारा क्या होता है, तो मैंने क्या बोला कि फोटो इलेक्ट्रॉन के ठीक सामने जो फोटो इलेक्ट्रॉन जो धातु से निकला, जैसे मान लीजिए धातु है, इससे फोटो इलेक्ट्रॉन निकला, तो अगर जहां से फोटो इलेक्ट्रॉन निकला, जहां पर निकला, अगर यहां पर एक संग्राहक लगा दो, एक कलेक्टर लगा दो, और उस कलेक्टर से क्या करो कि इस फोटो इलेक्ट्रॉन को जमा करके परिपथ में प्रवाहित कर दो, तो यही कहलाता है क्या, तुम्हारा प्रकाश धारा कहलाता है। यानी कि प्रकाश की ऊर्जा से क्या करना है, धारा में कन्वर्ट करना है उसको। इसमें 2 वैज्ञानिक आया, पहला कौन था, लेनार्ड था, और दूसरा कौन था बच्चा, मिलिकन था। तो ध्यान से देख, बनावट देखना, मतलब वो जो प्रयोग जो किया तो उसके लिए क्या क्या सामान लिया, कैसे कैसे बनाया, वो ध्यान से देखना। कह रहा है कि उन्होंने अपने प्रयोग के लिए कांच का एक आवेश रहित नली लिया, मतलब कांच का वो नली लिया जो तुम्हारा क्या है, आवेश रहित है, जिसके भीतर धातु के 2 इलेक्ट्रोड को लगा दिया। अब उसके अंदर में क्या करेगा कि कांच के दोनों नली के एक साइड में, दोनों साइड में एक इधर धातु का इलेक्ट्रोड, एक इधर धातु का इलेक्ट्रोड मैं फोटो में भी दिखाऊंगा, धातु का 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया। इन इलेक्ट्रोडों का संपर्क विभव विभाजक S1 तथा S2 से कर दिया, मतलब विभव विभाजक एक था जिसका संपर्क किससे कर दिया, मतलब S1 S2 2 विभव विभाजक वाला कुंजी इससे संपर्क कर दिया। आगे कह रहा है कि विभव विभाजक S1 तथा S2 कुंजी से जोड़कर वोल्ट मीटर के सहारे धारा नियंत्रक होते हुए बैटरी से जोड़ दिया जाता है। कांच के नली के भीतर का जो वायु का जो दाब होता है वो 0.001 mm ऑफ Hg के बराबर कर दिया जाता है। कांच में पहला इलेक्ट्रोड के ठीक ऊपर सामने में एक क्वार्ट्ज की खिड़की बनाई जाती है ताकि परावैंगनिक किरण कांच के भीतर प्रवेश कर सके। पहला इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह तथा दूसरा इलेक्ट्रोड किस तरह, एनोड की तरह कार्य करता है। अब देख बच्चा, मैं इसको तुमको इसका मैं पिक दिखाता हूं, ध्यान से देखना। ये देख, मिलिकन तथा लेनार्ड ने क्या किया, तो एगो इसको क्या हो रहा है यार, हाँ क्या हो रहा है इसको, ठीक हो जा। हाँ देख, मिलिकन लेनार्ड ने क्या किया, पहले वो कांच का नली लिया, वो कांच आवेश रहित कांच का नली है, नली आवेश का नली हो गया।
ये आवेश रहित कांच का नली हो गया। अब क्या किया कि इस नली में 2 इलेक्ट्रोड लगाया। एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे देख, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगा हुआ है, एक इलेक्ट्रोड यहाँ लगा दिया और एक इलेक्ट्रोड बच्चा कहाँ लगा दिया, तो यहाँ लगा दिया। अब इस दोनों इलेक्ट्रोड को क्या किया, विभव विभाजक, ये S1 हो गया, ये तुम्हारा S2 हो गया, विभव विभाजक S1 तथा S2 से जोड़ दिया। विभव विभाजक इसलिए मैं बोल रहा हूं कि देखिए ये प्लस है, तो अभी क्या है, S1 प्लस से जुड़ा हुआ है, मतलब ये यहाँ पर क्या S1 से है जुड़ा हुआ, और ये कहाँ है तुम्हारा भाई, तो ये सिरा अगर इसको जोड़ देगा तो ये किससे जुड़ जाएगा, माइनस से। इसको जोड़ देगा तो ये कहाँ से जुड़ जाएगा, तुम्हारा प्लस से जुड़ जाएगा। फिर क्या तू कर सकता है कि अगर बच्चा तू चाहेगा तो क्या कर देगा, अगर इसको देखना, इसको ये ऐसे होती है, ये ऐसे होता है, अगर इसको तो पलट देगा तो ये तुम्हारा चेंज हो जाएगा, मतलब कि ये यहाँ पे आके जुड़ सकता है और ये तुम्हारा यहाँ पे आके, यानी कि ये जो सिरा तू देख रहा है ये ऋण हो सकता है और ये सिरा तुम्हारा क्या हो सकता है, धन हो सकता है। S1 S2 विभव विभाजक है। इच्छा अनुसार हम चाहेंगे कैथोड को यानी C को प्लस करना, धन विभव देना, हम धन दे सकते हैं इसकी सहायता से, और अगर हम चाहेंगे कि कैथोड को ऋण करना तो हम यहाँ से उसको ऋण कर सकते हैं, जो बात है। फिर क्या लिखा हुआ भाई कि देखना कि जो एनोड था इसका नाम, ये एनोड हो गया और ये तुम्हारा कैथोड हो गया। एनोड को क्या किया भाई, ऐसे दिख करते हुए एनोड और ये तुम्हारा कैथोड दोनों जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर धारा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, माइक्रो एमीटर का उपयोग किया जाता है। ये होगा तुम्हारा विभव विभाजक, इसका हिंदी हो गया विभव विभाजक हो गया, विभाजक हो गया, ये विभव विभाजक हो गया, ठीक है ना, कम्यूटेटर हो गया। अब देखो ये तुम्हारा वोल्ट मीटर हो गया, कितना वोल्टेज यहाँ पे आरोपित है तुम्हें कौन बता देगा, वोल्ट मीटर, और ये धारा नियंत्रक होते हुए तुम्हारा क्या लग गया, तो बैटरी लग गया, ठीक है। चलो, और ये यहाँ पे क्या, कैथोड के ठीक ऊपर में एक खिड़की बना हुआ, और ये खिड़की बच्चा किसका है, तो ये क्वार्ट्ज का है। क्वार्ट्ज का खासियत ये होता है कि ये सामान्य मतलब श्वेत प्रकाश को, श्वेत प्रकाश जो होता है इसको आने नहीं देता है, लेकिन पराबैंगनी प्रकाश को ये आने देता है। सूर्य से जो पराबैंगनी प्रकाश आएगा वो क्वार्ट्ज की खिड़की से पार कर जाता है, क्वार्ट्ज की खिड़की से क्या होता है, वो प्रवेश कर जाता है। और ये तुम्हारा क्वार्ट्ज का खिड़की हो, विंडो हो गया, ये तुम्हारा कैथोड हो गया और ये तुम्हारा एनोड हो गया। बात समझ रहे हो। इसके अंदर का वायु का दाब कितना होता है, तो 0.001 mm ऑफ Hg होता है, ठीक है बच्चा। देख इसका बनावट जो है, बार बार ये ऐसे ही होता है, देख इसका बनावट यहाँ पर दिया हुआ है, ये बनावट हो गया, और इसका जो क्रिया विधि है वो सॉरी बनावट के बाद इसका फोटो हो गया। काहे ऐसे हो रहा है, चल अब सही हो गया, हाँ काहे ऐसे हो रहा है सर, ठीक है। तो ये इसका फोटो हो गया, यानी इसका जो बनावट का जो पिक था वो तुम्हारा हो गया। इसको सब बच्चा स्क्रीनशॉट कर लेगा। और बच्चा हाँ, अगर पीडीएफ तुम लोग को चाहिए, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं हो रहा है, तो तू करना क्या, मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर, मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा 8789102754। इस पर तू व्हाट्सअप कर, मैं इसका तुझे पीडीएफ में बना के मैं भेज दूंगा। इसका पीडीएफ बना हुआ है, जो बच्चा कमेंट करोगे उसमें लिख देना कि मॉडर्न फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का पीडीएफ चाहिए, लिख के और व्हाट्सअप कर, इस पर मैं दे दूंगा। आगे देखो इसका बच्चा हाँ, इसका क्रिया विधि देखो, क्रिया विधि क्या होता है, इसका क्रिया विधि देखो। जब कैथोड पर पराबैंगनी प्रकाश को आपतित करा जाता है, जब कैथोड पर पराबैंगनी प्रकाश को, कैथोड था ना हम लोग का, यहाँ पर देख लिया कैथोड, ये कैथोड था, ये कैथोड था। जब इस पर पराबैंगनी प्रकाश को आपतित कराया जाता है तो कैथोड से क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। जो फोटो इलेक्ट्रॉन किस ओर चल रहा है भाई, तो एनोड की ओर, एनोड की ओर चल रहा है। तो ये फोटो इलेक्ट्रॉन एनोड पे क्या होता है, जमा होता चला जाता है, और जमा होकर एनोड के थ्रू ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन था यही प्रकाश धारा में तुम्हारा परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो यही तुम्हारा बनावट में लिखा होगा। जब कैथोड पर पराबैंगनी प्रकाश को आपतित कराया जाता है तो कैथोड का सतह से फोटो इलेक्ट्रॉन, कैथोड के सतह से फोटो इलेक्ट्रॉन, कैथोड के सतह से बच्चा हाँ, कैथोड के सतह से क्या बोल रहा है,
तो फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। जो विसर्ग नली, जो डिस्चार्ज जो ट्यूब था, जो कांच का जो नली था, विसर्ग नली में एनोड की ओर गमन करने लगती है। एनोड था ना, एनोड की ओर गमन करने लगती है। ये फोटो इलेक्ट्रॉन एनोड पर जमा होकर प्रकाश धारा में परिवर्तित हो जाता है, जिसे मापने के लिए परिपथ में माइक्रो एमीटर का उपयोग किया जाता है। प्रकाश धारा प्रकाश की तीव्रता तथा कैथोड सी के विभव विभाजक पर निर्भर करती है। अब ध्यान से देख, प्रकाश धारा किस पर निर्भर करता है, मतलब ये बोल रहा है कि यहाँ पर जो प्रकाश धारा, ये जो दिख रहा है, यहाँ से जो प्रकाश धारा जो निकलेगा बच्चा, ये प्रकाश धारा किस पर निर्भर करेगा, ये प्रकाश धारा तो निर्भर करेगा, प्रकाश धारा किस पर निर्भर करेगा, ये जो IP होगा ये किस पर निर्भर करेगा, तो प्रकाश के तीव्रता पर। और ये जो यहाँ देख रहा है S1 और जो S2 देख रहा है विभव विभाजक, इस पर निर्भर करता है। इसको देखना, इसको तो इच्छा अनुसार कैथोड को तो धन पर भी भेज सकता है और कैथोड को तो ऋण पर भी कर सकता है। यहाँ के थ्रू विभव विभाजक S1 और S2 के सहारे तो कर सकता है। ठीक है, आगे आओ। हाँ ठीक है, C को धन अथवा तथा ऋण विभव से विभव विभाजक के द्वारा आवेशित किया जा सकता है। निरोधी विभव की स्थिति में प्रकाश धारा का मान कितना हो जाता है, सुन याद रखना, निरोधी विभव की स्थिति में प्रकाश धारा का मान कितना हो जाता है बच्चा, 0 हो जाता है। चल ये तुम्हारा हो गया, इसका मैंने बनावट बता दिया, लेनार्ड का जो प्रयोग था उसका बनावट बता दिया, मैंने इसका फोटो भी बता दिया और ये इसका क्रियाविधि भी हो गया। आगे देखो, अब ये निरोधी विभव क्या होता है, देख निरोधी विभव क्या होता है, निरोधी विभव स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये क्या होता है वो देखना। वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जो किसी धातु की सतह से आपतित प्रकाश द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए आवश्यक होता है, उसे लोग क्या बोलता है, निरोधी विभव बोलता है। ध्यान से सुनना, वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव, मतलब ये न्यूनतम ऋणात्मक विभव होता है जो किसी धातु के सतह से आपतित प्रकाश, जो प्रकाश इस पर आपतित हुआ है, आपतित प्रकाश द्वारा उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन, जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना उसको रोक देगा, उसको निकलने नहीं देगा, तो उस विभव को लोग क्या बोलते हैं, निरोधी विभव बोला जाता है। आगे देखो, यह प्रकाश विद्युत प्रभाव के दौरान एनोड पर वह वोल्टेज है जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाता है। निरोधी विभव आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है लेकिन उसकी तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। जो बात समझ रहे हो कि जो निरोधी विभव जो होता है ये क्या होता है, ये समझ में आ रहा है। आपतित प्रकाश की जो मतलब प्रकाश, ये फोटो इलेक्ट्रिक धारा जो होता है यानी प्रकाश विद्युत धारा जो होता है वो किस पर निर्भर करता है, तो प्रकाश की आवृत्ति पर बच्चा निर्भर करता है, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। अब देखिए इसकी निर्भरता भी यहाँ पर लिखा हुआ है, निरोधी विभव आपतित प्रकाश की आवृत्ति के साथ बढ़ता है, यानी निरोधी विभव जो होता है वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति के साथ बढ़ता है। दूसरा लिखा हुआ है कि यह आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है, निरोधी विभव आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। और तीसरा कह रहा है कि यह उत्सर्जक पदार्थ की प्रकृति, उत्सर्जक पदार्थ जैसे था ना, मान लो एल्युमिनियम का हो गया, कॉपर का हो गया, जिंक का हो गया, लोहा का हो गया, जो भी उत्सर्जक पदार्थ होता है उसकी प्रकृति पर निर्भर यानी कि उसके कार्यफलन पर निर्भर करता है। बात समझ रहे हो, तो ये हो गया निरोधी विभव का डिफिनेशन हो गया, इसके बारे में कुछ हो गया और ये उसकी निर्भरता हो गई। ठीक है बच्चा, इसका स्क्रीनशॉट कर ले, आगे आओ, बस ये खत्म हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक बच्चा बोल रहा है कि प्रकाश धारा तथा प्रकाश की तीव्रता के बीच संबंध। देख जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता बच्चा बढ़ेगा वैसे वैसे प्रकाश धारा के मान भी क्या होता है, बढ़ता है। यानी कि जिना जिना तुम्हारा ये प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगा वैसे वैसे कौन बढ़ेगा, प्रकाश विद्युत धारा का मान भी बढ़ेगा। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश विद्युत धारा प्रकाश की तीव्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि यदि किसी धातु से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन को किसी संग्राहक की सहायता से जमा कर परिपथ में प्रवाहित किया जाता है तो प्रवाहित प्रकाश विद्युत धारा
प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती हो जाता है। यानी प्रकाश विद्युत धारा का सिंबल क्या होता है? आईपी, और प्रकाश की तीव्रता का सिंबल आई होता है। तो आईपी किसके समानुपाती हो जाता है? आई के, यानी कि प्रकाश विद्युत धारा जो होता है वो प्रकाश की तीव्रता का सीधा समानुपाती होता है। और बच्चा ये इसका क्या हो गया? ये इसका फोटो हो गया। तो इसका ग्राफ को और ये सब स्क्रीनशॉट कर लेगा, देख ले। चलो अब मेरा बच्चा लास्ट टॉपिक देख, लास्ट टॉपिक क्या है? लास्ट टॉपिक बच्चा हम लोग का बोल रहा है कि फोटोसेल प्रकाश सेल। ध्यान से देखिए क्या होता है। वैसे युक्त जिसकी सहायता से प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी प्रकाश की ऊर्जा को इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, उसको लोग क्या बोलता है? प्रकाश सेल कहा जाता है। और ये कितना प्रकार का होता है? तो बच्चा ये तोरा 3 प्रकार का मुख्यतः होता है। पहला कौन होता है? पहला होता है तुम्हारा होता है प्रकाश उत्सर्जक सेल होता है, यानी फोटो इमीटर सेल होता है। दूसरा तुम्हारा होता है प्रकाश वोल्टीय सेल, फोटो वोल्टेइक सेल होता है। और तीसरा तुम्हारा बच्चा क्या होता है? तो प्रकाश चालकीय सेल होता है, फोटो कंडक्टिव सेल होता है। बात समझ रहे हो? और इसके बारे में बच्चा हम लोग अगले क्लास में अच्छा से पढ़ेंगे। आज मैं यहीं छोड़ता हूँ। आज बच्चा, आज दिवाली का समय है, आज दिवाली है, और दिवाली में उम्मीद करता हूँ कि दिवाली तुम लोग को जीवन में खुशियाँ भर भर के लाए। और दिवाली में जो समय है अपने साथ, अपने परिवार के साथ व्यतीत करोगे। और आतिशबाजी का प्रयोग कम करना, हिसाब से फटाखा फोड़ना और खुशियाँ मनाना। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।